नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल ई ज्ञान नीट में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज बारी है हम लोग का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और स्टूडेंट्स बता दूं कि इसके पहले हम लोग ऑलरेडी कई सारा चीज डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें कि मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिससे कि हम लोग बेसिक्स ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं, मतलब जो बेसिक है जेनेटिक्स का पार्ट का। तो आज जो बारी है हम लोग का, आज जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं वो है डीएनए रिप्लिकेशन, लेक्चर नंबर 3 ऑफ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अगर इसके पहले का लेक्चर्स तुम लोग नहीं देखे हो तो जरूर से जरूर देख लो, क्योंकि वो सभी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर इन्वॉल्व होगा। बिना वो सभी का ये चीज समझने में थोड़ा सा दिक्कत जरूर होगा। तो जो न्यू है हमारे चैनल पे उसके लिए, जो पुराने हैं तो वो तो अच्छे तरीके से जानते हो, जो न्यू है उनके लिए दिस इज त्रिभुवन कुमार भारती, बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी जूलॉजी, बीएड, एमएड, बायोलॉजी टीचर इन विवेकानंद विद्यालय हायर सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट ऑफ असम, नेट 3 times qualified, सेट नॉर्थ ईस्ट qualified, and more than 10 years of teaching experiences. In addition to these, some publications are also 3 books on environmental education for government of Assam and 12 research papers in international journals. This is my brief introduction. अगर डिटेल इंट्रोडक्शन जानना है तो कुछ नहीं करना, गूगल पे लिख देना है त्रिभुवन कुमार भारती, गूगल सब बताएगा। लेट अस मूव। आज जो बारी है हम लोग का मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें कि हम लोग देखेंगे डीएनए रिप्लिकेशन, कि किस प्रकार से जो डीएनए का इस प्री एग्जिस्टिंग डीएनए का जो चैन है, जो कि डबल हेलिकल मॉडल में हम लोग देखे भी थे, तो जो चैन है वो एक एक करके टूटता चला जाता है और उसके पैरेलल में उसका दूसरा वहां पे जुड़ता हुआ चला जाता है। मतलब एक डीएनए स्ट्रैंड से या एक डीएनए से 2 डीएनए का फॉर्मेशन। कहीं नेटवर्क इशू तो आज भी नहीं है, आज थोड़ा सा नेटवर्क इशू शो कर रहा है। आई थिंक अब नहीं करेगा नेटवर्क इशू। सो लेट अस स्टार्ट। तो इंट्रोडक्शन है इसका डीएनए रिप्लिकेशन में। हम लोग देखते हैं, एवरी टाइम ए सेल डिवाइड्स इट मस्ट मेक ए कंप्लीट कॉपी ऑफ ऑल इट्स जीन्स। जितना बार ये रिप्लिकेट करता है, जितना बार भी सेल डिवाइड करता है, उतना बार उसका प्रत्येक जीन का कॉपी बनना चाहिए, प्रत्येक जीन का। तभी तो सेम टू सेम बनेगा, सेम टू सेम ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा। अदरवाइज सेम टू सेम ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन नहीं होगा। इट मीन्स a dividing cell has to carry out DNA replication at each cell division। इसका क्या मतलब है कि प्रत्येक सेल डिवीजन के टाइम में डीएनए रेप्लिकेशन होना पड़ेगा। अगर नहीं हुआ तो काम नहीं चलेगा। एंड द डीएनए रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए रिक्वायर्स प्रेसिज एक्यूरेसी बिकॉज इवन एन एरर रेट ऑफ 0.01% दैट इज ए मिस्टेक पर 10,000 न्यूक्लियोटाइड्स कॉजेस सिग्निफिकेंट एक्युमुलेशंस ऑफ जीन म्यूटेशन। तो अगर माइनर से माइनर भी अगर यहाँ पर म्यूटेशंस हो जाता है, मतलब अगर एक्यूरेसी लॉस हो जाता है, प्रेसिज अगर नहीं होता, तो वहां पर म्यूटेशंस कॉज हो जाता है। थोड़ा सा भी माइनर चेंजिंग भी रहता है, तो इसीलिए यहाँ पर कम से कम मिस्टेक्स होना चाहिए। नाउ लेट अस सी द मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। Watson and Crick suggested a very simple mechanism of DNA replication on the basis of its double helical structure। कौन दिया था? वाटसन एंड क्रिक। और डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो दिया गया था वो भी वाटसन एंड क्रिक के द्वारा ही दिया गया था। मतलब जो भी स्ट्रक्चर्स यहाँ पे दिया गया था ये वाटसन एंड क्रिक के द्वारा दिया गया था। सो टू कोट देयर ओरिजिनल स्टेटमेंट दैट इज एज फॉलोज। तो इन्होंने जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर देने वाले वाटसन एंड क्रिक है, तो इन्होंने जो कुछ स्टेटमेंट दिया था वो स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से डायरेक्टली जो उन्होंने दिया था, इट हैज नॉट escaped our notice that the specific pairing we have postulated immediately suggest a possible copying mechanism for the genetic material। मतलब यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल का कॉपिंग होना है। और ये जो स्टेटमेंट देख रहे हो ये स्टेटमेंट है वाटसन एंड क्रिक का डायरेक्टली, जिन्होंने की मॉडल दिया था। अब यहाँ पर एक एनिमेशन देख रहे हो मेरे पीछे, जो कि डीएनए रिप्लिकेशन का है। क्या हो रहा है यहाँ पर देखो, फॉर्क बाइफरकेट हो रहा है और वहां पर उसी का कंप्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स आके जुड़ रहा है। यू कैन सी क्लियरली उसी के कंप्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स आके सभी कोई जुड़ता जा रहा है। तो इसमें क्या है मैकेनिज्म में,
The scheme suggested that the two strands would separate and act as a template for the synthesis of new complementary strands। मतलब यहां पर है क्या कि ये सेपरेट हो रहा है, जो डीएनए सैंपल है हमारा, ये सेपरेट हो रहा है और एक जो बच रहा है दोनों साइड में, क्या इस प्रकार से बन रहा है ना, ये सेपरेट हो रहा है और ये दोनों एक एक स्ट्रैंड्स जो है ये उसका कॉपी करने के लिए बनता है, स्ट्रैंड्स इसी का कॉपी होता है। एंड आफ्टर द कंप्लीशन of replication each DNA molecules would have one parental and one newly synthesized strand। अब यहां पर क्या हुआ, एक तो पैरेंटल ही डिवाइड कर गया और अलग अलग हो गया है ना, पैरेंटल। अब यहां पर जो एक न्यू वाला आके बन रहा है, तो क्या है जो बन रहा है, जब कंप्लीट हो जाएगा तो एक न्यू होगा और एक पैरेंटल होगा। बोले तो एक पुराना होगा और एक नया होगा, एक पुराना होगा और एक नया होगा प्रत्येक डीएनए में, ठीक है। So this scheme was termed as semi conservative DNA replication। और इसीलिए इस प्रकार का जो डीएनए कंजर्वेशन है या डीएनए रिप्लिकेशन मैकेनिज्म है, इसे सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रिप्लिकेशन कहते हैं। सेमी कंजर्वेटिव क्योंकि आधा न्यू फॉर्मेशन हुआ है और आधा कंजर्व रहा है, जो था वही रह जाता है। तो अब आगे मैकेनिज्म में हम लोग देखते हैं। ये तो डीएनए का फर्स्ट स्टेप है, डूइंग रिप्लिकेशन। Let us change the color of pen। During replication, the weak hydrogen bonds between the nitrogenous bases of nucleotide separate। अब यहाँ पर जो रिप्लिकेशन हो रहा है, तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि जो दो नाइट्रोजन बेसिस के बीच में, दो स्ट्रैंड के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड था, फर्स्ट ऑफ ऑल वही हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करता है। ओके, द टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आल्सो सेपरेट एंड अनकॉइल। अब जो टू नाइट्रोजन बेसिस है, जो स्ट्रैंड है, वो सेपरेट हो जाता है और अनकॉइल हो जाता है, क्योंकि वो तो घुमा हुआ रहता है ना, हेलिकल मॉडल में। एंड द सेपरेटेड स्ट्रैंड्स आर कंप्लीमेंट्री टू वन अनदर। और ये जो सेपरेटेड स्ट्रैंड है वो कंप्लीमेंट्री है वन अनदर का, क्योंकि एक ही से बना हुआ है। तो ये दोनों कंप्लीमेंट्री है और ये दोनों अलग होता जाता है। ईच न्यूक्लियोटाइड ऑफ सेपरेटेड चेन अट्रैक्ट्स इट्स कंप्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म में जो न्यूक्लियोटाइड्स अनेकों प्रकार का प्रेजेंट है, उसे अट्रैक्ट करता है अपना कंप्लीमेंट्री, अपना मतलब जो था उसका कंप्लीमेंट्री को अट्रैक्ट करता है। एंड वंस द न्यूक्लियोटाइड्स आर अटैच्ड बाय देयर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, देयर सुगर रेडिकल्स यूनाइट थ्रू देयर फॉस्फेट कंपोनेंट्स। अब जैसे ही यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड उससे जाके अटैच्ड होता है, जैसे ही न्यूक्लियोटाइड अटैच होता है, कब जो फॉस्फेट ग्रुप है, इसका डिटेल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स में भी देखेंगे, प्लस आगे चल के हम लोग सब कुछ देखेंगे, तब पूरा सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। बस अभी एक बार देख लो किस प्रकार से यहाँ पर अलग अलग होता है। और ये जो देख रहे हो, थोड़ा सा तुम्हें कंफ्यूजन हो सकता है अगर तुम लास्ट क्लास को अटेंड नहीं किए होगे तो, क्योंकि उसमें हम बताए थे तुम लोगों को कि जो भी हमारा होता है उसमें नाइट्रोजन बेसिस रहता है, उसके बाद फॉस्फेट ग्रुप रहता है, फॉस्फेट रहता है और क्या रहता है, सुगर ग्रुप, राइबोस सुगर, ये तीन कंपोनेंट रहता है। तो जो पिछला क्लास को अटेंड किए होगे, इसीलिए बोल रहा हूं कि अगर पहले का क्लासेस को नहीं किए हो तो उस क्लासेस को जरूर कर लो, क्योंकि कॉन्सेप्ट वहीं से रिलेटेड है, किस प्रकार से अटैच होता है, किस प्रकार से जुड़ता है, जो मैं बोल रहा हूं तभी तुम्हें समझ में आएगा। और अगर पहले का क्लास अटेंड किए हो, कुछ जानकारी है, तो ये सारा चीज तुम्हें समझ में आ रहा होगा। और ऐसे उतना भी घबराने की बात नहीं, आगे चल के फिर से बताएंगे सारा चीज को। ओके, ये चीज बार बार आता रहेगा। नाउ ईच स्ट्रैंड ऑफ डीएनए सर्व एज टेम्पलेट और मॉडल ऑन विच इट्स कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज। अब यहां पर जो दोनों स्ट्रैंड, जो प्रत्येक स्ट्रैंड अलग हुआ है, प्रत्येक स्ट्रैंड यहां पर टेम्पलेट के रूप में काम करता है, जिसके ऊपर की न्यू स्ट्रैंड कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड का सिंथेसिस होता है, जो कि तुम यहां पर देख पा रहे हो। यहां पर वही न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड। और ये जो ब्लू कलर का है मेरे पीछे, चलो मैं हट जाऊं, मेरे पीछे जो देख रहे हो ये ब्लू कलर का वो पैरेंटल टाइप, और जो रेड कलर का या पिंक कलर का है वो न्यूली सिंथेसाइज है। दिस मेथड ऑफ रिप्लिकेशन इज कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव मेथड because each daughter DNA molecules is a hybrid conserving one parental strand and another newly synthesized strand।
तो यहां पर क्या हो रहा है, इसको सेमी कंजर्वेटिव बोलेंगे क्योंकि एक यहां पर है जो पैरेंटल है वही और दूसरा है न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड। सो दिस इज सेमी कंजर्वेटिव। अब इस बात का हम लोग एक्सपेरिमेंटल प्रूफ करते हैं कि कैसे पता चलेगा। हमें नजर थोड़ी आता अपने आंखों से, ऐसे अब तो आने भी लगा है, लेकिन पहले के टाइम में ये बिल्कुल भी नजर नहीं आता था। तो कैसे होता है, इट इज नाउ प्रूवन दैट डीएनए रिप्लिकेट्स सेमी कंजर्वेटिवली। अब ये प्रूव हो चुका है कि ये डीएनए रिप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिवली ही होता है, सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन ही होता है। इट वाज शोन फर्स्ट इन इस्टीचिया कोलाई एंड सब्सिक्वेंटली इन हायर ऑर्गेनिज्म्स सच एज प्लांट्स एंड ह्यूमन सेल्स। ये सबसे पहले ई कोलाई में ही पता चला था और उसके बाद धीरे धीरे हायर प्लांट्स और ह्यूमन बीइंग सभी में ये प्रूफ हो गया कि ये सेमी कंजर्वेटिव ही होता है। कैसे, तो हम लोग यहाँ पर इस चीज को प्रूफ करने के लिए हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट देखेंगे, अलग अलग रिसर्चर के द्वारा, अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा वो एक्सपेरिमेंट किया गया था, जिसमें एक काफी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट बाय मैथ्यू मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टॉल एक्सपेरिमेंट इन 1958। वो इसी बात को प्रूफ करने के लिए इन्होंने किया था। क्या है इसमें, दे ग्रू ई कोलाई इन मीडियम कंटेनिंग NH4Cl 15 नाइट्रोजन 15, यहां पर टाइपिंग एरर है, N15 होगा NH4Cl, जिसमें कि N15 इज द हेवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। नॉर्मली नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट हम लोग जब देखते हैं तो 14 है ना, तो N14 और N15 दोनों होता है। तो हम यहां पर क्या यूज किया है, मेसेल्सन स्टॉल N15 को यूज किया, ठीक है, एज द ओनली नाइट्रोजन सोर्स फॉर मेनी जनरेशन, कई जनरेशन तक। द रिजल्ट वाज दैट N15 वाज इनकॉर्पोरेटेड इनटू न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए एज वेल एज अदर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। तो इसका परिणाम हुआ कि जितना भी नाइट्रोजन कंपाउंड्स था साथ में डीएनए में, सभी में N15 ही वहां पर गया। दिस हैवी डीएनए मॉलिक्यूल्स could be distinguished from the normal DNA by centrifugation in a cesium chloride CaCl density gradient। cesium chloride density gradient के द्वारा उसको सेपरेट किया जा सकता है सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के द्वारा। ये सेंट्रीफ्यूगेशन कैसे होता है इसको भी हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। प्लीज नोट दैट N15 is not a radioactive isotope and it can be separated from N14 only based on the densities। ये रेडियो एक्टिव नहीं है N15 कि अपने आप ये रेडिएशन से रिलीज करेगा और हमें पता चल जाएगा। तो ये रेडिएशन रिलीज नहीं करेगा, बस डेंसिटी ग्रेडियंट के आधार पे ही इसको सेपरेट किया जा सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। ओके, तो अब ये जो एक्सपेरिमेंट किया तो इनसे इनको क्या पता चला, मेसेल्सन एंड स्टॉल को, देन द सेल्स वेर ट्रांसफर्ड इनटू अ मीडियम विथ नॉर्मल N14 NH4Cl and samples at various definite time intervals were taken as the cells multiplied। अब क्या किया गया, अब यहां से सेल्स को लिया गया और उसको डाल दिया गया कहां पे, नाइट्रोजन 14 कंटेनिंग वाला जो था, ओके, मीडियम में, और कुछ समय के लिए उसमें रखा गया तब ताकि वहां पर सेल डिवाइड हो सके और वहां पर डीएनए रिप्लिकेशन हो सके। डीएनए दैट रिमेन्ड एज डबल स्टैंडर्ड हेलिसेस वेर एक्सट्रैक्टेड, और यहां पर जो डबल हेलिक्स के फॉर्म में जो डीएनए बचा उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया, एंड वेरियस सैंपल्स वेर सेपरेटेड इंडिपेंडेंटली ऑन CaCl ग्रेडियंट टू मेजर द डेंसिटीज ऑफ डीएनए। मतलब अलग अलग सैंपल से कलेक्ट किया गया और उसका डेंसिटी मेजर किया गया। तो यहां पर एक पिक्चर तुम देख पा रहे हो, यहां पर नॉर्मल N15 वाले को, मतलब हैवी वाले को किया गया तो इस जगह पे सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो यहां पर वो ग्रेडियंट बनाया। अब क्या हुआ, यहां पे हाइब्रिड कर दिया गया, हाइब्रिड कर दिया गया तो कुछ इस जगह पे बनाया क्योंकि यहां पर टोटल हाइब्रिड है फर्स्ट जनरेशन में। उसके बाद जब उसको और बार भी करवाया गया तो यहां पर मिक्सिंग हो गया, जैसे यहां पर पूरा का पूरा नाइट्रोजन 14 है, नाइट्रोजन 14 है, सिर्फ यहां पर जो पैरेंटल टाइप है वहीं पर हाइब्रिड वाला है, क्योंकि पता है ना ये सेमी कंजर्वेटिव है। तो इसीलिए यहां पर दो लेयर का फॉर्मेशन हुआ, एक लाइट वाला लेयर का और दूसरा हाइब्रिड वाला लेयर का, तो जिससे पता चला कि ये सेमी कंजर्वेटिव है। सो डीएनए दैट वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कल्चर वन जनरेशन आफ्टर द ट्रांसफर फ्रॉम नाइट्रोजन 15 to 14 मीडियम आफ्टर 20 मिनट्स हैड ए हाइब्रिड और इंटरमीडिएट डेंसिटी।
मतलब उसमें हाइब्रिड या इंटरमीडिएट डेंसिटी था। ऐसा इसलिए 20 मिनट हम इसलिए बोले हैं, 20 मिनट इसलिए बोले हैं कि ई कोलाई डिवाइड्स इन ओनली 20 मिनट्स, इसलिए 20 मिनट्स के बाद उसको फिर से निकाल लिया गया था। ओके, नाउ डीएनए एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कल्चर आफ्टर अनदर जनरेशन दैट इज आफ्टर 40 मिनट्स second generation was composed of equal amount of this hybrid DNA and of light DNA। मतलब यहां पर इक्वल 2 जनरेशन के बाद लिया गया ना, तो हाइब्रिड और न्यू दोनों मिला। नाउ कमिंग टू द सेकेंड एक्सपेरिमेंट बाय टेलर एंड कलीग्स, टेलर इट एल, दोनों चीज लिखा था, टेलर इट एल या टेलर एंड कलीग के द्वारा। क्या है यहाँ पे? वेरी सिमिलर एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व यूज ऑफ रेडियो एक्टिव थायमिडीन टू डिटेक्ट distributions of newly synthesized DNA in the chromosomes was performed on Vicia faba, that is faba beans by Taylor and colleagues in 1958। फावा बीन्स के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं पहले भी, जिस समय कि हम लोग जेनेटिक्स का पहला यूनिट पढ़ रहे थे, मॉलिक्यूलर बेसिस के पहले वाला। ओके, तो फावा के बारे में इसलिए यहां पर ज्यादा कुछ नहीं देखेंगे, बस यहां पर है कि मेसल्सन एंड स्टॉल जो यूज किया था नाइट्रोजन 15 वाला, और इन्होंने जो यूज किया रेडियो एक्टिव थायमिडीन वाला। ओके, बस इतना ही अंतर है, बाकी सब कुछ उसी से रिलेटेड है। तब यहां पर क्या हुआ? दे सप्लाइड रूट्स ऑफ विसिया फाबा विथ रेडियो एक्टिव ट्रीटिएटेड थायमिडीन फॉर अ फ्यू डेज टिल ऑल द क्रोमोसोम्स ऑफ डिवाइडिंग सेल्स बिकम रेडियो एक्टिव। ये रेडियो एक्टिव ट्रीटिएटेड थायमिडीन को तब तक मतलब वहां पर होने दिया, इसको सप्लाई किया जब तक कि जितना भी इसमें डीएनए था ये रिप्लेस ना हो गया हो। एंड देयर आफ्टर रेडियो एक्टिव केमिकल्स वाज विथड्रॉन एंड रिप्लेस्ड विथ नॉन रेडियो एक्टिव केमिकल्स। उसके बाद रेडियो एक्टिव केमिकल्स को हटा के नॉन रेडियो एक्टिव केमिकल्स वहां पे डाल दिया गया, मीडियम डाल दिया गया। इन द फर्स्ट जनरेशन one of the two chromatids of each chromosomes remained radioactive while the second chromatids was non-radioactive। डेफिनेटली क्योंकि यहां पर एक है और दूसरा है, तो एक रेडियो एक्टिव रहा और दूसरा रेडियो एक्टिव नहीं रहा। इन द सेकेंड सेल जनरेशन दैट इज 50% ऑफ द क्रोमोसोम्स were unlabeled while in the remaining 50% labeling remained only in one of the two strands। और सेकेंड जनरेशन के लिए क्या, तो अभी जो हम मेसल्सन स्टॉल में देखे थे सेम यहां पर भी हुआ, 50-50 वाला केस हो गया। एंड दिस इज पॉसिबल ओनली इफ आउट ऑफ द टू स्ट्रैंड्स ऑफ ए क्रोमोसोम वन इज फॉर्म अफ्रेश while other is conserved at each replication। और ऐसा तभी संभव है जबकि एक फ्रेश बनता है और एक पुराना वाला ही रह जाता है, जो कि तुम टेलर एंड इट एल का एक्सपेरिमेंट यहां पर देख सकते हैं यहां पर, क्योंकि इसके पहले मेसल्सन स्टॉल वाला जो था वो ब्लैक एंड व्हाइट था, उतना समझ में नहीं आया होगा, लेकिन ये समझ में आ गया। देखो ये ट्रीटिएटेड थायमिडीन है दोनों रेड कलर का है। अब यहां पर क्या हुआ, ये देखो पुराना और ये न्यू सिंथेसाइज हो गया। अब क्या है कि देखो इसके ऊपर न्यू सिंथेसाइज हो गया, दोनों पूरा का पूरा फ्रेश, और ये जो है यहां पर जब आया तो ये हाइब्रिड क्वालिटी रह गया, हो गया। यहां से क्लियर है सभी का कि सेमी कंजर्वेटिव ही होता है। नाउ कमिंग टू द डीएनए रिप्लिकेशन का मैशिनरी एंड इंजाइम्स। यहां पर कौन कौन सा इंजाइम्स एंड कौन कौन सा मैशिनरी यूज होता है डीएनए रिप्लिकेशन का, उसे हमें देखना है। तो लेट अस सी। DNA replication is a complex multi-step process that requires a number of enzymes, proteins, factors and metals ion। मतलब किसी एक के द्वारा नहीं होता, कई सारा यहाँ पर मतलब मल्टी स्टेप प्रोसेस है, जिसमें कि कई प्रकार का इंजाइम्स होता है, कई प्रकार का प्रोटीन्स होता है, और कई प्रकार का मेटल आयंस भी इसमें इन्वॉल्व होता है। In eukaryotes, it occurs in nucleus during S phase of the cell cycle। और यूकैरियोट्स में ये एस फेज के टाइम में होता है। इट इज सेमी डिसकंटिन्यूअस इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में सेमी डिसकंटिन्यूअस होता है, जहां पर डिसकंटिन्यूअस है वो ओकाजाकी फ्रेगमेंट का फॉर्मेशन होता है, हम लोग अभी देखने वाले हैं। एंड इन प्रोकैरियोट्स रिप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। मतलब यहां पर यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस में हो रहा है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में तो न्यूक्लियस ही नहीं है, साइटोप्लाज्म में, इसीलिए वहां पर साइटोप्लाज्म में होता है। एंड डीएनए रिप्लिकेशन इन बैक्टीरिया अकर्स प्रायर टू फ्यूजन। और बैक्टीरिया में जो डीएनए रिप्लिकेशन होता है फिजन के पहले हो जाता है। नाउ अब हम लोग देखते हैं इंजाइम्स। डीएनए रिप्लिकेशंस में कौन कौन सा इंजाइम्स इन्वॉल्व होता है, तो कई प्रकार का इंजाइम जैसे बताए, फॉर एग्जांपल डीएनए पॉलीमरेज,
अब डीएनए पॉलीमरेज भी कई प्रकार का होता है, पॉलीमरेज ए, मतलब अभी हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद जो दूसरा होता है डीएनए लाइगेज, फिर प्राइमेज, टोपोआइसोमरेज एंड हेलिकेज, सबका अलग अलग फंक्शंस होता है। ठीक है, जैसे हेलिकेज, हेलिकेज हेलिक्स को तोड़ने वाला, खोलने वाला। टोपोआइसोमरेज, अभी हम लोग सबको एक एक करके देखेंगे आगे चल के कि सबका अलग अलग क्या क्या फंक्शंस होता है। ठीक है, नाउ यू कैन सी हियर, यहां पर एनिमेशन दिखलाया गया है कि दो अलग अलग स्टैंड पे किस प्रकार से होता है यहां पर डीएनए रिप्लिकेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डीएनए पॉलीमरेज हम लोग देखेंगे, जो कि पहला और बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम इन्वॉल्व है। ओके, यू कैन सी हियर, तो डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, यहां पर क्या बोले, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो ये जो पॉलीमरेज है ना, ये डीएनए के ऊपर ही डिपेंड करता है, इसलिए इसको डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज बोलते हैं। क्या है इसमें, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज इज द मेन एंजाइम व्हिच टेक्स पार्ट इन द कंबाइनिंग डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स टू द फॉर्म अ न्यू स्ट्रैंड्स। मतलब यहां पर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स से मिलके न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करने में ये हेल्प करता है। डीएनए पॉलीमरेज वाज डिस्कवर्ड बाय कॉर्नबर्ग, इस बात को याद रखना है। क्या है यहां पर, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज नंबर 1 एंड डिस्कवर्ड बाय कॉर्नबर्ग। इससे भी कई बार क्वेश्चंस आया हुआ है। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स जैसे कि ई कोलाई हैव 3 मेन टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। प्रोकैरियोट्स में कौन कौन, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2 एंड डीएनए पॉलीमरेज 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 3 प्रकार का पॉलीमरेज होता है। तो अपने को ये देखना है और हमारे एग्जाम में नीट में ऐसा क्वेश्चंस आता है। So, it is the main enzyme responsible for the DNA replication in E. coli. E. coli में DNA replication के लिए main enzyme है DNA polymerase. Polymerase 1 also called Kornberg enzyme and second functions primarily in the DNA repair. मतलब जो 1 है और 2 है, फर्स्ट एंड सेकेंड, DNA polymerase फर्स्ट एंड सेकेंड मेन रूप से ये रिपेयर में यूज होता है। जहां पर कि कुछ खराबी रह गया हो, कुछ मिसमैच हो गया हो, उसको ठीक करने के लिए ये इन्वॉल्व होता है। अब हम अगर दूसरा देखते हैं, इट इज नेम्ड सो बिकॉज इट यूजेज एज डीएनए टेम्पलेट टू कैटेलाइज द पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स। इसको डीएनए डिपेंडेंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये डीएनए टेम्पलेट को ही यूज करता है डीएनए पॉलीमरेज को कैटेलाइज करने के लिए, पॉलीमराइजेशन को कैटेलाइज करने के लिए, किसको, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स को। And these enzymes are highly efficient enzymes as they have to catalyze polymerization of a large number of nucleotides in a very short time। और ये काफी efficient enzyme है क्योंकि बहुत कम समय में बहुत ही ज्यादा न्यूक्लियोटाइड्स को कैटेलाइज करता है ताकि ज्यादा ज्यादा पॉलीमराइजेशन हो। अगर वही हम लोग यूकैरियोट की बात करते हैं, अभी हम लोग देख रहे थे प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट में 3 प्रकार का था। ओके, प्रोकैरियोट में 3 प्रकार का था, लेकिन इसमें 3 नहीं, इसमें 5 प्रकार का होता है यूकैरियोट्स में। कौन कौन, पॉलीमरेज अल्फा, पॉलीमरेज बीटा, पॉलीमरेज गामा, पॉलीमरेज डेल्टा एंड पॉलीमरेज ईटा। अब सबका अलग अलग नाम काम होता है, सबका फंक्शन सेम नहीं होता, अलग अलग है। जैसे पॉलीमरेज अल्फा क्या करता है, इनिशिएशन ऑफ रिप्लिकेशन। पॉलीमरेज बीटा डीएनए रिपेयर, अगर कहीं पर डीएनए गड़बड़ी रह गया तो। अब पॉलीमरेज गामा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रिपेयर में काम होता है। पॉलीमरेज डेल्टा रिप्लिकेशन एक्टिविटी को रेगुलेट करता है एंड पॉलीमरेज ईटा पॉलीमरेज एक्टिविटी ऑफ हीला सेल्स, पॉलीमरेज एक्टिविटी ऑफ हेला सेल्स में काम करता है। अब बारी है सेकेंड एंजाइम्स, डीएनए लाइगेज। ठीक है, तो डीएनए लाइगेज क्या करता है, डीएनए लाइगेज एंजाइम्स जॉइंस न्यूली सिंथेसाइज्ड फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए। अब जो नया नया फ्रेगमेंट्स का फॉर्मेशन हुआ है, न्यू सिंथेसिस हुआ है डीएनए फ्रेगमेंट्स का, ओकाजाकी फ्रेगमेंट जिसे हम लोग कहते हैं, उसको जोड़ने में ये यूज होता है डीएनए लाइगेज। सो डीएनए लाइगेज वाज डिस्कवर्ड बाय खोराना, और डीएनए लाइगेज खोराना के द्वारा खोजा गया था, याद रखना है। तो यहां पर तुम लोग देख रहे हो रिप्लिकेशन मैकेनिज्म क्या हो रहा है, थोड़ा ध्यान से देखना। यू कैन सी हियर, पैरेंटल है, पैरेंटल के ऊपर जुटता चला जा रहा है 2 डायरेक्शन से, बोथ डायरेक्शन से। ओके, एक है पैरेंट स्टैंड और इसी के ऊपर न्यू स्टैंड
जुड़ता चला जाता है। तो अब यहां पर क्या क्या होता है डीएनए रिप्लीकेशन में? फर्स्ट ऑफ ऑल ओरिजिन ऑफ रिप्लीकेशन, फिर एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। पहले ओरिजिन ऑफ रिप्लीकेशन, ओरिजिन का फॉर्मेशन होगा जिसको ओरिसाइट भी कहते हैं, देखेंगे आगे चल के। फिर एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स को एक्टिवेट किया जाता है। फिर एक्सपोजर ऑफ पेरेंट्स डीएनए स्ट्रैंड्स, पेरेंट्स डीएनए स्ट्रैंड्स का एक्सपोजर होता है। फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर, क्योंकि ये जो स्ट्रैंड्स है डायरेक्टली यहां पर डीएनए का फॉर्मेशन स्टार्ट नहीं होता, बल्कि सबसे पहले यहां पर प्राइमर का फॉर्मेशन होता है, आरएनए प्राइमर। उसके बाद बेस पेयरिंग होता है, फिर न्यू स्ट्रैंड फॉर्मेशन होता है, लास्टली प्रूफ रीडिंग होता है। ठीक है, मतलब यहां पर कई सारा स्टेप से होकर गुजरता है। तो पहला स्टेप ओरिजिन ऑफ रिप्लीकेशन, यहां पर रिप्लीकेशन का ओरिजिन पहले होता है। किस प्रकार से? रिप्लीकेशन बिगिंस एट ए पार्टिकुलर स्पॉट कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रिप्लीकेशन और ओरी, मतलब जहां से स्टार्ट होता है मेन रूप से उसको ओरिजिन ऑफ रिप्लीकेशन या ORI ओरी भी कहते हैं। ठीक है, यू कैन सी हियर बैक्टीरियल एंड वायरल डीएनए हैज ए सिंगल ओरिजिन ऑफ रिप्लीकेशन, और जो बैक्टीरियल एंड वायरल डीएनए होता है उसमें सिंगल ही ओरिजिन साइट होता है, ओरी साइट होता है रिप्लीकेशन का। एंड इट फंक्शन एज ए सिंगल रिप्लीकेटिंग यूनिट और रिप्लीकॉन, और उसमें बैक्टीरिया में सिंगल रिप्लीकेटिंग साइट होता है, इसलिए सिंगल रिप्लीकेटिंग यूनिट के या रिप्लीकॉन के रूप में काम करता है। बट इन केस ऑफ यूकैरियोट देयर आर ए नंबर ऑफ ओरिजिन ऑफ रिप्लीकेशन, कई सारा ओरिजिन ऑफ रिप्लीकेशन होता है। एंड इट हैज सेवरल रिप्लीकेटिंग सेगमेंट्स और रिप्लीकॉन्स दैट इज मल्टी रिप्लीकॉनिक, क्योंकि यहां पर मल्टी रिप्लीकॉनिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कई सारा रिप्लीकेशन पॉइंट्स होता है, कई सारा रिप्लीकेशन साइट्स होता है, और कई सारा फ्रेगमेंट का भी फॉर्मेशन करता है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स अकर फ्रीली इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स ऐसे ही फ्री रहता है, कई सारा रहता है। यहां पर देख रहे हो, ये लास्ट क्लास में तुम्हें ये स्ट्रक्चर दिखलाए थे। ओके, याद आ रहा होगा, जो प्रेजेंट हो गया, जो नहीं प्रेजेंट हो गया याद नहीं आ रहा होगा, डोंट वरी, पिछले क्लासेस को देख लो। दे आर ऑफ 4 टाइप्स, कौन कौन? DAMP डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, DGMP डीऑक्सी ग्वाइनोसिन मोनोफॉस्फेट, DCMP डीऑक्सीसाइटिडीन मोनोफॉस्फेट, DTMP डीऑक्सीथाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। ये रहता है हमारे न्यूक्लियोप्लाज्म में। अब इसका एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, अब इसका एक्टिवेशन होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का। तो क्या होता है, यहां पर एक एक्स्ट्रा फॉस्फेट ग्रुप आके जुड़ जाता है। ठीक है, देखो यहां पे, और इसका अब एक्स्ट्रा जो फॉस्फेट ग्रुप आके जुड़ता है तो इसका नाम में भी चेंजिंग होता है। दे आर फर्स्ट फॉस्फोरिलेटेड एंड चेंज टू एक्टिव फॉर्म्स विच हैव 3 फॉस्फेट रेसिड्यू इंस्टेड ऑफ 1। यहां पर देखो मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, क्योंकि सिर्फ एक ही फॉस्फेट ग्रुप यहां पर प्रेजेंट है, फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप। लेकिन जब उसमें 2 और जुट जाता है, मतलब 3 हो जाता है, तब वो एक्टिवेटेड कहलाता है। और इसमें एनर्जी वहां पर स्टोर होता है, क्योंकि रिप्लीकेशन वगैरह में एनर्जी की जरूरत पड़ेगा बेतहाशा। तो वो एनर्जी कहां से आएगा? तो ये जो बॉन्डिंग हो रहा है इसी जगह पे एनर्जी जुड़ रहा है, और यही एनर्जी वहां पर यूटिलाइज होता है। क्या होगा? एंजाइम फॉस्फोरिलेज इज रिक्वायर्ड अलोंग विथ एनर्जी, और यहां पर एनर्जी डाला जाएगा, साथ में फॉस्फोरिलेज एंजाइम की भी जरूरत पड़ेगा इस प्रोसेस में। तो ये कौन है फॉस्फोरिलेटेड एंजाइम? अभी क्या था? DAMP डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, अब नाम बदल के इसका क्या हो जाएगा? डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सीसाइटिडीन ट्राइफॉस्फेट एंड डीऑक्सीथाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट, क्योंकि 2 फॉस्फेट ग्रुप और आके जुड़ गया है। ओके, देखो यहां पे ये सभी को दिखलाया गया है। DAMP है, इसमें 2H3PO4 जुटा फॉस्फोरिलेज एंजाइम, और एनर्जी के प्रेजेंस में DATP, DGTP, DCTP एंड DTTP, इसका फॉर्मेशन हो गया। आई होप यहां तक सभी का क्लियर होगा। ओके, नाउ एक्टिवेशन में डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट सर्व डुअल पर्पस। अब डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट जो 2 पर्पस होता है इसका सर्व करता है। क्या क्या? इन एडिशन टू एक्टिंग एज सबस्ट्रेट दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। ये 1 नंबर तो सबस्ट्रेट के रूप में तो काम करता ही करता है, साथ ही साथ ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के रूप में भी मतलब एनर्जी भी प्रोवाइड करता है पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस में। ओके,
नाउ कमिंग टू द एक्सपोजर ऑफ पैरेंट डीएनए स्ट्रैंड्स, इंजाइम्स हेलिकेज दैट इज अनवाइंडेज, हेलिकेज क्या करता है, अनवाइंडेज करता है, एक्ट्स ओवर द ओरी साइट पे एक्ट करता है। यू कैन सी हियर ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, यहां देख रहे हो मेरे पीछे, उस जगह पे करता है और उसको खोलना स्टार्ट कर देता है। इंजाइम हेलिकेज वो ओरी साइट पे हेलिक्स को खोलने लग जाता है, ठीक है, अनवाइंड करते चला जाता है। एंड टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए बाय डिस्ट्रॉइंग हाइड्रोजन बॉन्ड, तो कैसे अनवाइंड करता है, वहां पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड से उस हाइड्रोजन बॉन्ड को ये तोड़ता हुआ चला जाता है। एंड अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स इनटू टू स्ट्रैंड्स रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ वाई शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड द रिप्लिकेशन फॉर्क दैट इज वाई फॉर्क। अब यहां पर देखो जब खुलता है तो दोनों तरफ वाई शेप्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसे कि वाई फॉर्क या रिप्लिकेशन फॉर्क कहा जाता है। यू कैन सी हियर, यहां देख रहे हो the exposed single strands are stabilized with the help of single strand binding protein that is SSBP। अब यहां पर SSBP सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन के द्वारा इसको स्टेबलाइज किया जाता है, क्योंकि जब इसको खोला जाएगा तो फिर से गांठ बन जाएगा ना, फिर से ये जुड़ जाएगा, तो ये फिर से जुड़ ना जाए इसे रोकने के लिए यहां पर इसको बाइंड कर देता है। ड्यू टू अनवाइंडिंग अ सुपर क्वाइलिंग गेट्स डेवलप्ड ऑन द एंड ऑफ द डीएनए अपोजिट टू रिप्लिकेटिंग फॉर्क। अब यहां पर जो इस तरफ है यहां पर सुपर क्वाइलिंग का, क्योंकि इधर से खुल रहा है, तुम लोग रस्सी को खोले होगे, जब रस्सी को खोलते हो तो दूसरे तरफ में जिधर बंधा हुआ है वहां पर सुपर क्वाइलिंग हो जाता है, होता है ना। एंड दिस टेंशन इज रिलीज्ड बाय द एंजाइम टोपोआइसोमेरेज। अब ये जो टेंशन क्रिएट हुआ टोपोआइसोमेरेज के द्वारा वो टेंशन को खत्म कर दिया जाता है। एंड इन प्रोकैरियोट्स डीएनए गायरेज है टोपोआइसोमेरेज एक्टिविटी। और प्रोकैरियोट की अगर बात करते हैं तो वहां पर टोपोआइसोमेरेज के जगह पे डीएनए गायरेज होता है जो कि टोपोआइसोमेरेज का काम करता है। ओके, नाउ कमिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर, अगला स्टेप है तो आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन। ये जो देख रहे हो ना पहला यही है आरएनए प्राइमर, इसी के, क्योंकि यहां पर तुम्हें पता है कि ये 5 डेज एंड से मूव करेगा तो यहां पर प्राइमर पहले यहां पर आके जुड़ता है। एट द free end of the one strand and fork end of the second strand, a small strand of RNA is synthesized with the help of DNA dependent enzyme RNA polymerase और प्राइमेज। ये RNA polymerase या प्राइमेज जो है DNA डिपेंडेंट, क्योंकि ये DNA के ऊपर ही डिपेंड करता है तो उसी पे ये बनता है। और ये प्राइमेज इंजाइम के प्रोसेस में DNA प्राइमर का फॉर्मेशन होता है और इसी से आगे का DNA जुड़ता चला जाता है। ओके, क्लियर है यहां तक सभी को? सो द सिंथेसाइज्ड आरएनए इज कॉल्ड द आरएनए प्राइमर, और ये जो आरएनए बना उसे ही आरएनए प्राइमर कहते हैं हम लोग। सो फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर में इट इज 4 to 12 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग। जो आरएनए प्राइमर होता है ना 4 से 12 न्यूक्लियोटाइड्स लंबा होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता। एंड आरएनए प्राइमर फंक्शन एज 5 days एंड ऑफ द न्यू स्ट्रैंड टू बी सिंथेसाइज्ड। अब आरएनए प्राइमर जैसे 2 सेगमेंट बना है, ओके, तो यहां पर इस तरीके से बनना है तो ये 5 days एंड है तो इसका अपोजिट में 3 days एंड बनेगा और यहां पर ये 5 days एंड का फॉर्मेशन होगा आरएनए प्राइमर में। और ये आगे 5 days एंड पे 5 प्राइम एंड पे न्यू स्ट्रैंड जुड़ता हुआ चला जाएगा। और जो दूसरा लीडिंग स्ट्रैंड है वहां पर जस्ट अपोजिट फोर्क के साइड में इधर ही बनता है आरएनए प्राइमर और 5 days एंड प्रोवाइड करता है और यहां से फिर जुड़ता चला जाता है। फिर आगे कुछ और मूव करता है, इस जगह पे खुला यहां तक, फिर से यहां पर आरएनए, लेकिन यहां पर एक ही आरएनए प्राइमर बना है लीडिंग स्ट्रैंड पे, लेकिन जो लैगिंग स्ट्रैंड है जो दूसरा वाला स्ट्रैंड यहां पर बार बार आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि ये जब भी सिंथेसिस होगा वो 5 days एंड पे ही होगा। सो इट प्रोवाइड्स 3 OH ग्रुप फॉर द ज्वाइनिंग ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स। ये आरएनए प्राइमर 3 OH ग्रुप प्रोवाइड करता है डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स को जुड़ने के लिए, जो कि तुम लोग यहां पर देख रहे हो ना, OH 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 आके हर बार OH ग्रुप का क्रिएशन हो रहा है। ठीक है बच्चों, लेट अस मूव। अब आता है अगला स्टेप, बेस पेयरिंग। अब बेस पेयरिंग में क्या होता है, द 2 सेपरेटेड डीएनए स्ट्रैंड्स इन द एरिया ऑफ रिप्लिकेशन फॉर्क नाउ फंक्शन। 2 सेपरेटेड डीएनए स्ट्रैंड इन द एरिया ऑफ रिप्लिकेशन फॉर्क नाउ फंक्शन। अब जब आरएनए का फंक्शन हो गया, आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन हो गया, अब यहां पर जो फॉर्क बना है
अब उसका डीएनए स्ट्रैंड का फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा। क्या होगा, देयर नाइट्रोजनस बेसेस अट्रैक्ट कंप्लीमेंट्री फॉस्फोरिलेटेड न्यूक्लियोटाइड्स। अब फॉस्फोरिलेटेड न्यूक्लियोटाइड्स को अट्रैक्ट करता है नाइट्रोजन बेसिस। क्या होगा, जैसे डी एटीपी आएगा अपोजिट टू थाइमीन, डीटीटीपी आएगा अपोजिट टू एडेनिन, डीसीटीपी आएगा अपोजिट टू ग्वाइनिन एंड डीजीटीपी आएगा अपोजिट टू साइटोसिन। एंड इंजाइम pyrophosphatases removes two phosphate from phosphorylated nucleotides and change them into the monophosphate state। अब यहां पर इंजाइम पायरोफॉस्फेटेज, याद रखना है, पायरोफॉस्फेटेज रिमूव करता है दो एक्स्ट्रा फॉस्फेट ग्रुप को और उसको कन्वर्ट करता है मोनोफॉस्फेट स्टेट में, एंड इट रिलीजेज एनर्जी विच इज यूज्ड इन बिल्डिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और इस प्रोसेस के दौरान में एनर्जी रिलीज होता है जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो यहां जस्ट उल्टा वहां जो देखे थे इंजाइम पायरोफॉस्फेटेज यूज हुआ और ये इस प्रकार से कन्वर्ट हो गया। अब न्यू स्ट्रैंड फॉर्मेशन क्या होता है, इट रिक्वायर्स डीएनए पॉलीमरेज थर्ड इन प्रोकैरियोट्स एंड पॉलीमरेज डेल्टा और ईटा इन यूकैरियोट्स। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड यूज होता है प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में डेल्टा एंड ईटा यूज होता है। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड इज अ कॉम्प्लेक्स एंजाइम हैविंग 7 सब यूनिट्स। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है ये सिंपली डीएनए पॉलीमरेज थर्ड नहीं है, ये 7 सब यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा ईटा थीटा एंड टाउ। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ Mg2 प्लस मैग्नीशियम आयन ATP that is GTP TPP and DNA polymerase third the adjacent nucleotides found attached to nitrogen bases of each template DNA strand establish phosphodiester bond and get linked to form replicated DNA strand। अब यहां पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उस दोनों के बीच में और न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता चला जाता है। अब इस पिक्चर को देख के तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये सारी बातों को यहां पर क्लियरली लिखा गया है फेज वाइज मैनर में। ठीक है, और यहां पर देख लो लैगिंग स्ट्रैंड पे क्या हो रहा है, जैसे यहां पर देखो पहले आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन हुआ और अपोजिट साइड में 5' एंड उसको मिला और वहां से मूव करना स्टार्ट हो गया। यू कैन सी हियर जो लैगिंग स्ट्रैंड है ये हो गया लीडिंग स्ट्रैंड ऊपर वाला जिसमें कि डायरेक्टली बनता चला जाता है, एंड जो लैगिंग स्ट्रैंड है वहां पर ओकाजाकी फ्रेगमेंट का फॉर्मेशन होता है क्योंकि ये टुकड़ों में बनता है। ये टोपोआइसोमेरेज जो कि इसको स्टेबलाइज करता है। हाँ, क्लियर है सभी का? ओके, तो आज के लिए बच्चों यहीं तक, इससे आगे के लिए हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। यहां तक में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ तो पूछ सकते हो। जो स्टूडेंट बाद में देख रहे हो तो नीचे कमेंट बॉक्स भी इसीलिए बना हुआ है, कमेंट करके भी पूछ सकते हो। तो बच्चों मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। ओके, बाय बाय।